नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए, वैक्सीनेशन के बाद भी और वैक्सीनेशन से पहले भी, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क बेहद जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से आपसे यही अपील, मास्क जरूर पहनिए। और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ऑडियो पर जवाब दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान का जवाब दिया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ बताया। संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो के बहाने राहुल गांधी को भी लिया निशाने पर। टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। और दूसरा, आज कश्मीर में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, वहां जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को लेकर कश्मीर आगे बढ़ा है, बच्चों की शिक्षा का अधिकार आगे बढ़ा है, ऐसे कई 100 हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज वो वहां लागू हो रहे हैं। वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। और आइए हम आपको सुनाते हैं क्लब हाउस चैट की ऑडियो में दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. इस ऑडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट किया, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने लिखा लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता, समर्थक और वो सभी लोग जो बीजेपी मोदी शाह के शासन का विरोध कर रहे हैं, वो इस विनाशकारी शासन को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का ऑडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपने पार्टी नेताओं को सुझाव दिया कि वो 370 पर पार्टी लाइन के खिलाफ ना जाएं। कांग्रेस के मुताबिक 2019 में लाए गए प्रस्ताव में आर्टिकल 370 हटाने के लिए फैसले की निंदा की गई थी, लेकिन उसे कभी भी बहाल करने की बात नहीं कही गई थी। कि जम्मू कश्मीर
की स्थिति पर एक रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 6 अगस्त 2019 की है। मैं आपको फिर से प्रेषित किए देता हूं, पहले तो आपने देखी ही थी। कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड इस रेजोल्यूशन में है और मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें, सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन को देखें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा भोपाल से हमारे साथ मनोज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया? देखिए, दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने सबसे पहले जो है ट्वीट करके जो है उस बयान को जो है कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू किया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें कि धारा 370 हटाए जाने के बाद से लेकर अब तक जितने भी ऐसे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं, विवादास्पद बयान दिए हैं, और कुछ बयानों को तो पाकिस्तान की तरफ से एंडोर्स किया गया कि अंदर के हालात कैसे, उन सब को लेकर जो है वो मीडिया के सामने आया और बताया कि किस तरीके की स्थितियां जो है धारा 370 को हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने बना रखी थी। और उसके बाद जो है जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा था, लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से और कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये भी मांग की गई सोनिया गांधी से कि वो सफाई दे। हालांकि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर साफ कर दिया है, किसी ने भी जो है सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब कांग्रेस के अगर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बात करें तो उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर कोई भी धारा 370 के बारे में बात करता है तो उनको सबसे पहले जो 2019 में सीडब्ल्यूसी में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ये फैसला जो है वो गलत है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि धारा 370 को दोबारा रिपील किया जाएगा। तो उसको ध्यान में रख के जो है बात करें तो सीधे तौर पर ये तो बात साफ हो गई है कि दिग्विजय सिंह के बयान पर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हिदायत जरूर दे दी गई उन लोगों के लिए जो कि धारा 370 के बारे में या कभी मंच पे बोलते हैं या किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हिदायत दे दी गई है कि सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस के रेजोल्यूशन के अलावा कोई भी स्टैंड कांग्रेस का नहीं है। मनोज, उधर मध्य प्रदेश में किस तरीके की हलचल है दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर? गायत्री, यहाँ तक जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर ये कहा कि दिग्विजय सिंह के बयान को जो बीजेपी है वो तिल का ताड़ बना रही है और तोड़ मड़ोड़ कर सारी बातों को पेश किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि बीजेपी चाहती है कि जो कोरोना एक मुख्य विषय है जिसमें सरकार की नाकामी सामने है, और ये आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने तो ये तो कहा ही नहीं कि धारा 370 फिर से बहाल की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो उसको रीलुक करेंगे, यानी दोबारा उस विषय को देखेंगे। और तीन बातें जो खासतौर पर गायत्री दिग्विजय सिंह ने इसमें कही कि उन्होंने कहा कि वहाँ प्रजातंत्र, लोकतंत्र था ही नहीं जब धारा 370 हटाई गई। इंसानियत की बात कर रहे हैं कि इंसानियत भी नहीं थी जब वहाँ के नेताओं को जेल के अंदर भेजा गया। और दिग्विजय सिंह ने जो तीसरी सबसे अहम बात की कि जो कश्मीर में जो कश्मीरियत है उसमें तो जो मुस्लिम बहुल राज्य भले ही कश्मीर है, लेकिन उसमें बाकायदा जो वहाँ के कश्मीरी पंडित हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात जो कही कि मुस्लिम बहुल राज्य होने के बावजूद वहाँ हिंदू राजा हुए हैं। तो इन तमाम बातों को, जो आखिरी बात जो कही कि हम इस विषय को, जो पूरा कश्मीर में धारा 370 का विषय है, इसको लुक करेंगे, रीलुक करेंगे। तो कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कह रही कि जो दिग्विजय सिंह का बयान है उसको बीजेपी गलत तरीके से पेश कर रही। गायत्री, मनोज, संदीप लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ नहीं आता। उधर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय के ऑडियो पर क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के
अलगाववाद को हवा देगी। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। तो ये ट्वीट गिरिराज सिंह की तरफ से। उधर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। आर्टिकल 370 रिस्टोर करने का कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाकर, लोगों को जेल में डालकर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालकर कानून बनाया गया, वो कश्मीर के हित में नहीं था। कश्मीर के लोगों को एतमाद में लेना चाहिए, तभी कश्मीर के हालात ठीक हो सकते हैं। संदीप, मनोज हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए। संदीप, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह इस तरीके के बयान हमेशा देते रहे हैं और इसको लेकर वो सुर्खियों में जरूर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके का ट्वीट, क्योंकि इस बयान के आने के बाद जिस तरीके का ट्वीट किया गया था, उसमें वो अपनी सफाई भी देते नजर आए हैं कि हम किस तरीके से उसको लिया गया। लेकिन ये एक प्राइवेट चैट था सोशल मीडिया पर और उसमें एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने इस तरीके से दिया। तो अब उसका मतलब तो साफ सिर्फ दिग्विजय सिंह ही कर सकते हैं। उसके अलावा कांग्रेस ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि ये कांग्रेस का स्टैंड है ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड तो वही है जो TWC में तय किया गया था, रेजोल्यूशन जो पास किया गया था, उसके अलावा कोई दूसरा स्टैंड कांग्रेस का ऑफिशियली नहीं है। अब ऐसे में इसको एक पर्सनल के तौर पर ही अगर दिग्विजय सिंह खुद अगर इसको डिस्क्राइब करे कि उनके पीछे का मतलब क्या था, मकसद क्या था, क्योंकि लगातार इस तरीके के चैट हाउस में जो है सवाल पूछे जाते हैं, सवाल के जवाब दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि जो सवाल पूछा गया था दिग्विजय सिंह से, वो किसी पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था। तो सीधे तौर पर अब वो कनेक्ट जो है सीधा वहीं पर ही जुड़ रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस पर बीजेपी इतना जबरदस्त तरीके से हमलावर है। लगातार जो है ट्वीट के जरिए और बयान के जरिए जो है अपनी नाराजगी दिखाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा इस बयान को तूल नहीं दिया जा रहा है। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो मुश्त बात में ही जो है पूरा अपना बयान दे दिया कि और हिदायत भी दे दी उन सभी लोगों को जो कि आने वाले दिनों में या कभी धारा 370 को लेकर बात करते, तो उनको कहा गया है कि आप CWC के उस रेजोल्यूशन को जरूर पढ़ें। तो यानी ये साफ है कि आगे जो है इस तरीके की कोई भी फजीयत ना हो, कांग्रेस पार्टी को झेलनी ना पड़े, बीजेपी के निशाने पे ना आना पड़े, तो उसके लिए हिदायत उन्होंने आज जारी कर दी। मनोज, कांग्रेस ने क्योंकि कहा कि हमने निंदा की है, बहाली की बात तो हमने कभी कही नहीं, पार्टी लाइन पर सब रहे, तो फिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या संकेत हैं और क्या संदेश वो देना चाहते हैं? कांग्रेस की तरफ से एक बात तो जैसे हम कहें ना कि एक नसीहत भी दी गई है कि जो रेजोल्यूशन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो रेजोल्यूशन पास किया था वही पार्टी का एक ऑफिशियल जिसे कहें कि इस पे स्टैंड है। तो वो ऑफिशियल स्टैंड से अलग कोई भी कांग्रेस का नेता बयान ना दे, ये तो सीधे तौर पर पार्टी कह रही है। लेकिन सवाल दिग्विजय सिंह का है, तो दिग्विजय सिंह जैसा संदीप बोल रहे हैं कि लगातार दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और दिग्विजय सिंह के बयानों पर खास तौर पर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े विवाद भी खड़े किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से जो एक बात दोबारा कही, जो ट्वीट करके उन्होंने बोला कि भाई शैल और कंसीडर का क्या फ़र्क है। शैल और कंसीडर के फ़र्क को शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह एक तरह से सफाई, हालांकि दिग्विजय सिंह कभी भी जो बात कहते हैं तो बाद में पलटने की बात जो होती है वो अक्सर नहीं होती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो बात बोली उस बात पर सामान्य तौर पर अमूमन कायम रहते हैं। और इस बार भी दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो उन्होंने रीलुक शब्द बोला है, मतलब शैल और कंसीडर का फर्क समझे, और रीलुक मतलब कि पूरा धारा 370 पर उसे हटाने को वो कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र की तरीका नहीं था। जिस तरीके से धारा 370 हटी तो वो पूरे विषय को रीलुक करेंगे, यानी इस पूरे विषय पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दिग्विजय सिंह से भले ही पार्टी इत्तेफाक न रखे, रीलुक करेंगे। लौटेंगे आपके पास। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के इस ऑडियो के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, ये हूबहू कांग्रेस पार्टी की वो मानसिकता है जिसने कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए हैं और घाटी में पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा दिया है। तो ये ट्वीट जितेंद्र सिंह की तरफ से। सत्ता में आने के लिए किसी स्तर पर जाने के लिए तैयार है कांग्रेस,
पाकिस्तान को एक तरह से सहयोग मांगने की ओर इशारा कर रही है कांग्रेस। और दिग्विजय जी का ये बयान ये दिखाता है कांग्रेस तो एक बहाना है, सत्ता में आने के लिए उन लोगों का भी सहयोग लेने के लिए तैयार है जो सदा भारत के खिलाफ कोई ना कोई एजेंडा या आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते हैं। जब धारा 370 हटी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तकलीफ हुई, इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन किए और आज इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी। ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है। दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट पर एनसीपी नेता मजीद मेमन का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक पाकिस्तान के पत्रकार से वार्ता के दरमियान कुछ कानूनों के संदर्भ में कुछ बातें कही जिस पर विवाद खड़ा हो गया है और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो बयान दिया है या जो बातें की हैं वो भारत के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के हक़ में है। मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने चूँकि एक पाकिस्तानी पत्रकार से बात की है इसलिए इसको गलत तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। और अब जरा सुनिए दिग्विजय के बयान पर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। It did not merge. It joined the Union of India on certain terms, and one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह के ऑडियो पर शिवसेना का भी बयान सामने आया, सुनिए। कांग्रेस की सरकार तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सब उनके सपनों में रहेगा। और 370 कलम जो रद्द किया हुआ है उसको शिवसेना ने पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है और शिवसेना की वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी के पहले से ही ये मांग थी। तो ऐसे बयान देके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिग्विजय सिंह ये सब करते हैं और दुर्भाग्य है पाकिस्तानी रिपोर्टर के सामने ऐसे बात करना बहुत ही गलत है और ये देश के विरोधी वक्तव्य है। लगातार दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया उसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिवसेना ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा गया है। तो उधर कांग्रेस ये कह रही है कि पार्टी लाइन के खिलाफ ना जाएं, लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि शेल और कंसीडर में फर्क लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल कांग्रेस की ये मानसिकता है जो पाकिस्तान का समर्थन करती है। तो क्लब हाउस चैट में ये बयान सामने आया दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने 370 पर कहा, आर्टिकल 370 पर कहा कि अगर सरकार में आते हैं तो फिर इस पर विचार किया जाएगा दोबारा से। और इस बीच बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक ट्वीट किया और कहा, बंदूक के दम पर आजादी के नारों में लोकतंत्र था, सुरक्षा बलों की हत्या के जश्न में इंसानियत थी, कश्मीरियत के प्राचीनतम प्रतीक अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले कश्मीरियत थी, मुस्लिम बाहुल्य पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इसी सोच में कांग्रेस को दिग्पराजय तक पहुंचाया, पर दिल है कि मान्यता नहीं। तो यह ट्वीट सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से। दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अगला चुनाव 370 पर नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना के कारण देश में जो तबाही हुई है इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। मनोज, बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आई। अब बीजेपी के इस पूरे बयान पर जवाब को कैसे देखा जाए और इसके मायने क्या?
जहाँ तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात है तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गायत्री इस बात को लेकर कहा कि आखिर दिग्विजय सिंह चाहते क्या हैं, क्या वो दोबारा 370 धारा 370 की कश्मीर में बहाली चाहते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है ये हिंदुस्तान के साथ गद्दारी वाला बयान है और इस पर बाकायदा दिग्विजय सिंह के खिलाफ सेडिशन का यानी देशद्रोह का मामला कायम होना चाहिए। लेकिन बयान के राजनीतिक मायने अगर देखे जाए तो हाल ही मतलब फौरन तो कोई चुनाव मनोज रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल जुड़ गए हैं लाइव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। अकाली दल और बीएसपी का ये जो गठबंधन है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्या चुनौती दे पाएगा? सबसे पहला सवाल यही। ये एक बहुत ऐसा गठबंधन है जो पंजाब की पॉलिटिक्स की नई दिशा देगा। जी। आपने देखा होगा ये गठबंधन पहले 1996 में हुआ था, जब बाबू श्री कांशीराम जी वो बीएसपी के हेड थे और मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के। उस टाइम दोनों पार्टी इकट्ठी हुई तो क्लीन स्वीप पंजाब में हो गई थी। उस टाइम पहली बार कांशीराम जी वहाँ MP बने और उस टाइम मैं भी पहली बार बना था। ये जो श्रोमणी अकाली दल है उसकी जो आइडियोलॉजी है, वोट बैंक है और बीएसपी का वोट बैंक सिमिलर है और सोच भी सिमिलर है। ये गरीब किसान मजदूर छोटे व्यापारी की बात और लड़ाई लड़ती है। ये बेसिकली ऐसे है कि ये 1+1 2 नहीं होगा, 1+1 ये 11 बन जाएंगे। सो ये एक मूवमेंट खड़ी होगी कांग्रेस के खिलाफ और आज ही मालूम चल गया अपने पूरे पंजाब में ऐसा मूवमेंट आज से शुरू हो गई है। लोगों ने देख लिया कि अब कांग्रेस का सफाया हो गया है जी। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो शासन दिया है 4.5 साल बर्बादी कर दी पंजाब में। और हमें कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस के MLA मंत्री वो भी यही बात कर रहे हैं। सो ये एक नवी मूवमेंट आज पंजाब में शुरू होगी। सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल था कि आपका ये जो गठबंधन है क्या वो बीजेपी और आम आदमी के साथ साथ कांग्रेस के लिए आपने कहा सफाया हो जाएगा, लेकिन क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी चुनौती दे पाएगा? बीजेपी का तो पंजाब में खाता नहीं खुलेगा, सो उनकी बात करने की जरूरत नहीं है जी। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे चले गई है। उसका जो पिछले 5 साल पहले जो माहौल था पंजाब में, 2 साल बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, उस टाइम बहुत नीचे चले गई थी, अब उससे भी नीचे चली गई है। सो ये लड़ाई आम आदमी पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। आम आदमी पार्टी तो मिला था 117 में से 25 सीटों में लड़ाई कर रही है, बाकी सीटों में तो उनके कैंडिडेट भी नहीं होंगे। जी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का जो बंटवारा हुआ है, ये फॉर्मूला किस आधार पर तय किया गया है? ये मैं बधाई देना चाहता हूं बहन मायावती जी को, क्योंकि इस गठबंधन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो जिस तरीके से डिसाइसिव तो तरीके से उन्होंने फैसले किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये अलायंस जो हम बने हैं, हमने वो सोच समझ के देखा है कि कौन सी सीटें से बीएसपी जीत सकती है, कौन सी सीटें से श्रोमणी अकाली दल। उसी बेसिस में देखकर हमने बैठकर डेटा इकट्ठा कर और ये फैसले लिए। सर मैं एक बार फिर से वही सवाल पूछना चाहूंगी, आप किस पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती देख रहे हैं? हमारी लड़ाई फिर भी कांग्रेस के साथ होगी अगर आपने लड़ाई देखनी है, पर अब लड़ाई रहेगी नहीं क्योंकि कांग्रेस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चली गई है। और ये आपने देखा कितनी लड़ाई एक दूसरे में लड़ रहे हैं। क्या बीएसपी अकाली दल के लिए बीजेपी की कमी को पूरा कर पाएगी, ऐसा होगा? उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब हमारी अकाली दल और बीजेपी की अलायंस थी, जो हमारे 94 सीट्स हैं, वहां हमें बीजेपी कंट्रीब्यूट नहीं करती थी क्योंकि वो रूरल सीट थी। और जो कांग्रेस बीजेपी की सीट थी उसमें हम काफ़ी हिस्सा उनको मदद करते थे। पर जो बीएसपी है, जो हमारी 94 सीट्स हैं और 97, उसमें हर सीट में हमारी वो उनकी वोट बैंक है। सो ये हमारे साथ ये एक्चुअली डबल और ट्रिपल और 10 टाइम ज़्यादा फायदा है।
क्या बीएसपी अकाली दल के लिए बीजेपी की कमी को पूरा कर पाएगी? आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कर पाएगी, लेकिन फिर मेरा अगला सवाल ये होगा कि इस गठबंधन का यूपी विधानसभा चुनावों में भी क्या असर दिख सकता है? आपको क्या लगता है? इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि श्रोमणी पंजाब के बहुत लोग यूपी में हैं, जो हमारा अकाली दल का वहाँ यूनिट भी है, और हमने बहन मायावती जी को बोला हम वहाँ भी बहुत बड़ी रैली करके उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अकाली दल की तरफ से चेहरा कौन होगा? अब मैं समझा नहीं बात। आपकी तरफ से चेहरा कौन होगा चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए? कौन सी चुनाव में? विधानसभा वो चुनाव हमारी में पार्टी की कोर कमेटी फाइनल करती है जी। वो पार्टी की जो मेन पार्टी है वो फाइनलाइज करेगी अभी। जो बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, तो क्या अब इस ऐलान के बाद ये मान लिया जाए कि बीजेपी के साथ सुलह के सभी रास्तों को शिरोमणि अकाली दल ने बंद कर दिया है? बिल्कुल क्लियर, हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं बीजेपी के साथ, और हमने पहले भी कहा था जिससे हम जोड़ लेते हैं वो पक्का जोड़ते हैं, जिससे तोड़ लेते हैं फिर पक्का तोड़ते हैं। तो कितनी सीटें चुनाव में? कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं आप शिरोमणि अकाली दल चुनाव में? मतलब कोई टारगेट रखा गया आपकी तरफ से? ये क्लीन स्वीप होगा। आप हैरान हो जाओगे जब रिजल्ट आओगे। ये पूरे पंजाब की मूवमेंट, गरीब किसान मजदूर व्यापारी इकट्ठे होके एक दोनों पार्टियां इकट्ठे होके एक तूफान जैसा आएगा। आप देख लेना, जैसे 96 में हमने एक अलायंस किया तो क्लीन स्वीप हो गया था, वैसे ये माहौल बन रहा है पंजाब में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हमारे साथ जुड़े, प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही उनके लिए चुनौती है। कांग्रेस चुनौती नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि लड़ाई है तो उसमें आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। और आइए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना पर राजस्थान से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। गहलोत सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये ऐलान राजस्थान सरकार की तरफ से 18 साल होने तक राशि का ऐलान किया गया है, आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। 18 साल होने पर एक साथ 5 लाख दिए जाएंगे। ये ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना बाल कल्याण योजना से मदद दी जाएगी। 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान भी गहलोत सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद का ये ऐलान किया गया है। तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद का ऐलान राजस्थान सरकार की तरफ से, बच्चों को एक साथ 1 लाख की मदद दी जाएगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। 18 साल होने तक 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, गहलोत सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए ये बड़ी राहत का ऐलान किया। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों को शुरुआत में 1 लाख रुपए की मदद और उसके बाद 18 साल की उम्र पूरी होने तक हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद की बात कही गई है। 18 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उधर मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। बीएमसी ने अगले 2 दिनों यानी कि 13 और 14 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीएमसी ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। तो वहीं एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। समंदर में ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में जारी मूसलाधार बरसात का असर अब दिखने लगा है। हिंद माता का ये इलाका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। सड़कें जो हैं वो नदारद हैं, पानी की सतह के नीचे, और एक नदी जैसी स्थिति यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। रास्ते पूरी तरह से हिंद माता के बंद कर दिए गए हैं और गाड़ियों के पहिए तक डूबे हुए हैं। ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। मूसलाधार बरसात की वजह से जो आसपास की स्थानीय कहा जाए कि कॉलोनियाँ हैं वो भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और आप देखें यहाँ पर भी ये रेसिडेंशियल इलाका है, वहाँ पे भी लगातार पानी का जल जमाव होता चला जा रहा है। बस स्टॉप तक
दूसरी तरफ अगर आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पे पूरा बस स्टॉप भी डूब चुका है। आलम यह है कि रास्ते को पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है। जगह जगह पर बीएमसी के लोग, यहाँ पे कर्मचारी आपको दिखाई पड़ेंगे, बीएमसी के कर्मचारी तैनात किए गए हैं जो ड्रेनेज खोलकर पानी के निकास में जुटे हुए हैं। रास्ते को बंद किया गया है ताकि पानी का निकास हो सके, गाड़ियां ना फंसे, स्थितियां गंभीर ना होने पाए। उसके मद्देनजर फिलहाल डेंजर जो जोन घोषित करके मैन होल खोले गए हैं और उन ड्रेनेज से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। स्थिति काफी गंभीर है और अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कि जो लोग जो अंदर के रास्तों से निकल रहे हैं वो भी बाहर निकलने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश शुरू हो गई है। हाई टाइड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को समंदर से दूर रहने की अपील की है। कुछ जगहों पर तो भारी बारिश की वजह से ऐसा लगा कि मानो दिन में रात हो गई हो। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन मुंबई को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग देख रहे हैं अगले 2 दिनों तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका कारण है बंगाल के उपसागर में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके चलते वेस्ट कोस्ट पे पूरी जगह पे वेस्टर्ली स्ट्रांग हो गई है। इसकी वजह से पूरे कोंकण रीजन में इंक्लूडिंग मुंबई सभी जगह पे मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ में 1-2 जगह पे बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूरे कोंकण इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मुंबई को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है। किंग सर्कल इलाके में भी पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस पानी को निकालने के लिए बीएमसी की तरफ से पंप लगाए गए। मुंबई में मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी है। रह रहकर लगातार जो है वो बरसात जारी है और कहीं न कहीं जल जमाव अब होना शुरू हो चुका है। किंग सर्कल का इलाका है और साफ तौर पे यहाँ पे देखें तो जो रुक रुक कर बरसात हो रही है उसकी वजह से जो जल जमाव हो रहा है उसे निकालने के लिए यहाँ पर पहले तो ड्रेनेज खोले गए हैं, साथ ही साथ पंप्स लगाए गए हैं ताकि मानसून की दस्तक पर जिस तरह के हालात पैदा हुए थे उस तरह की पुनरावृत्ति न होने पाए। लगातार मुंबई में अलग अलग जगहों पर वेस्टर्न के इलाके, ईस्टर्न का इलाका, सायन, घाटकोपर, हिंद माता, दादर, ऐसे कई इलाके हैं जो निचले इलाके हैं, वहाँ पे लगातार मूसलाधार बरसात रुक रुक कर जारी है। और ऐसे में जल जमाव जो है वो अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि जगह जगह पर पंप्स लगा दिए गए हैं, जगह जगह पर ड्रेनेज खोले गए हैं ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन मुंबई के लिए जो है वो अहम रहने वाले हैं क्योंकि मूसलाधार बरसात होगी। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सांता क्रूज इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां जैम के हालात बन गए। इस दौरान पैदल चलने वाले लोग भी परेशान दिखे। मुंबई में लगातार रुक रुक के हो रही बारिश के कारण बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे जल जमाव हो गया है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में हम खड़े हैं जहां पर जल जमा होने के कारण मुंबई के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सुबह से रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले 2 दिन मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं वो कम से कम आधे पौने घंटे का ट्रैफिक है और यहाँ पे जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। यहाँ बीएमसी के कर्मचारी भी पहुंचे हैं जो इस पानी को निकालने के लिए पूरी मशक्कत कर रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो खोल दिए गए हैं, पानी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं जल जमाव होने के कारण ट्रैफिक जो है वो काफी लंबा लग चुका है। आने वाले 48 घंटे शनिवार और रविवार को मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूरी तरीके से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं जल जमाव की स्थिति मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बनती जा रही है। ये सांता क्रूज का इलाका है जहां पे हम खड़े हैं और जल जमाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक के हो जरूर रही है मगर ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और आने वाले 48 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रूशल होने वाले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और भारी बारिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं।
मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश का जो असर है वहां रेलवे सेवा पर भी पड़ा। भारी बारिश की वजह से वहां रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद लोकल ट्रेनों को दोबारा से शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। मुंबई में बीती रात से हो रही भारी बारिश का असर भी अब दिखने लगा है। नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से बेलपुर किले का एक हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि जो हिस्सा गिरा वो पहले ही काफी कमजोर हो चुका था और उसकी मरम्मत का काम भी चल रहा था, लेकिन उसे पूरी तरीके से ठीक किया जाता उससे पहले ही वो हिस्सा भारी बारिश की वजह से गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। अंधेरी इलाके के सबवे में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया, जिसके बाद सबवे को बंद कर दिया गया। अंधेरी इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पूरी सड़क तालाब जैसी नजर आई। भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गईं। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई के जो विले पार्ले इलाका है वहां पर रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी ऐसा बहता हुआ दिखाई दिया मानो कि वहां कोई दरिया हो। सड़कें पानी से लबालब भर गईं। जिन सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार से हवा से बातें किया करती थी उन पर सभी गाड़ियां कछुए की चाल में रेंगती हुई नजर आईं। भारी बारिश और पानी भरने की वजह से गाड़ियां बड़ी सावधानी के साथ रास्ते को पार कर रही थी। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई के साइन इलाके में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल हो चुका है। गांधी मार्केट में बारिश का जो पानी है ऐसा भरा, ऐसा लगा मानो वहां कोई तालाब भर गया हो। भारी बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। जो लोग सुबह काम पर निकले भी बारिश की वजह से उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों का सड़कों पर चलना भी दुर्भर हो गया। बीती रात से ही ये भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुंबई पानी पानी हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। 2 दिन तक पायलट दिल्ली में रहेंगे। हालांकि अब तक पायलट का किसी भी नेता से मुलाकात की खबर सामने नहीं आई है। वहीं पायलट के दिल्ली पहुंचने पर अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट के दिल्ली दौरे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सचिन पायलट दिल्ली में हैं, आप भी दिल्ली में हैं। क्या कुछ होगा कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को जो कुछ कहा गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मैं उत्तराखंड काजी निजामुद्दीन जी की मदर एक्सपायर होगी तो वहाँ शोक प्रकट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा कोई राजनीतिक आज मुद्दा नहीं है, न मैं किसी से मिल रहा हूँ। रहा सवाल सचिन पायलट जी का, उनका दिल्ली में घर है, बच्चे हैं, परिवार है, वो आते रहते हैं। इसको आप इस तरीके से क्यों ले रहे हैं कि वो कल दिल्ली आ गए? क्यों नहीं आ सकते सचिन पायलट? सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सब लोग आराम से सरकार चलाएंगे, अच्छा शासन देंगे और दोबारा रिपीट भी होगी। सचिन पायलट की बार बार यह शिकायत रही है। पिछली बार भी जब उन्होंने सवाल उठाया था, 18 विधायकों के साथ अलग होने की कोशिश की थी, उसके बाद जब वापसी की तो उनके विधायकों को, जो मंत्री थे सरकार में, उनको अब तक अकोमोडेट नहीं किया गया। 10 महीने हो गए। तो नहीं लगता कि कहीं न कहीं इतने बड़े नेता, जो दूसरे नंबर के नेता हैं अशोक गहलोत के बाद राज्य के, तो अकोमोडेट किया जाना चाहिए सरकार में? पार्टी संगठन का मामला है। पार्टी संगठन में सब आराम से इजी हैं। कहीं कोई सचिन पायलट की कोई शिकायत नहीं है। ये तो संगठन की बात, सरकार के संगठन में उनके लोग हैं। सरकार और संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है। जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। जो बिखराव है वो तो अब भाजपा में है भाई। कौन जाएगा? मुखल राव जी कहाँ से आए, वापस टीएमसी में चले गए। कलयोगी जी कितने दिन से नाराज थे, मना मनवार के बाद में वो आए हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर से और
फेसबुक से चित्र हटा दिए मोदी जी के और इनके, वसुंधरा जी के वहाँ राजस्थान में पोस्टर गायब कर दिए, वसुंधरा जी इनसे मिल नहीं रही है, ये इनको वो उनको बुला नहीं रहे हैं। तो आप देखिए ना बीजेपी में कितना बड़ा बिखराव है। राजस्थान कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान सामने आया। वेद प्रकाश सोलंकी ने क्या कहा, जरा सुनिए। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या एसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि जानकारियों के अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया दिया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने, नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने, कि ऐसा कहा गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। राजस्थान कांग्रेस में जारी हलचल पर बीजेपी का बयान भी सामने आया, सुनिए। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपनी बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है, तो अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी स्वयं की पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नज़र की जा रही है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वादों के घर जल्दी गिरेगी।